फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस करियर पावर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। एज यू विल नाउ दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड जेपीएससी फुल कोर्स फॉर जेपीएससी। हम लोगों ने जेपीएससी का फुल कोर्स शुरू कर दिया है और फिलहाल अभी जेपीएससी पर इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही है। इस इंट्रोडक्टरी क्लास के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस पर डिस्कशन करेंगे। आप देखिएगा यहाँ लिखा हुआ भी है इंडियन पॉलिटी एंड PAGG पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है ये, ठीक है। तो ऐसे मैं बता दूं आपको कि इसको हम लोग 2 सेक्शन में रखते हैं। हालांकि हम लोग पढ़ाएंगे तो 3 सेक्शन में रखेंगे। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, ये 3 स्टेज हैं। लोग जनरली तैयारी करते हैं, पहले प्रीलिम्स की, फिर मेंस की और फिर इंटरव्यू की। चूँकि मैं लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, ये दोनों का एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आपको एक ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट, एक कमिश्नरी टू द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो आपको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। इसे तो संविधान की जानकारी आम लोगों को भी होनी चाहिए, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए ज़रूरी है कि वह संविधान को जाने, संविधान को समझे और उसका अप्लाई भी करे। दूसरी चीज़ कि आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो स्वाभाविक है कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर आप पब्लिक सर्वेंट है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में लोक सेवक कहते हैं, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस जेपीएससी का एक इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन का पार्ट है, तो लोक प्रशासन, लोक सेवक के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए या फिर एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ये मुझे लगता है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़रूरी है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस भी ज़रूरी है। मान लिया जाए कि आपको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, ITI डिपार्टमेंट में, RIT डिपार्टमेंट में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई अगर पद मिल जाए, कोई पोजीशन मिल जाए, तो आपके पास सूचना के अधिकार का जो एक्ट है 2005 का, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसकी जानकारी आपको तो होनी चाहिए और ये लोक प्रशासन का ही पार्ट है। इतना ही नहीं, केवल प्रीलिम्स, मेंस ही नहीं, आप कई इंटरव्यू हम लोगों ने देखा भी है, लिया भी है। कई इंटरव्यू के सफल जो कैंडिडेट है वो बताते हैं अपने मॉक इंटरव्यू में या फिर सफलता के बाद वाले इंटरव्यू में कि उनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और लोक प्रशासन और कुछ क्वेश्चंस गवर्नेंस से पूछे गए थे। इसका मतलब है कि पीटी में भी इंडियन पॉलिटी इम्पोर्टेंट है, पब्लिक एड इम्पोर्टेंट है, मेंस में तो है ही, इंटरव्यू में भी है। इंटरव्यू के बाद जब आप श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान ट्रेनिंग के लिए जाएंगे या हजारीबाग पुलिस सेंटर जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लोक प्रशासन पढ़ना होगा। जो भी आपके ट्रेनर होंगे, कुछ टेक्निकल इशू के कारण 2-4 मिनट क्लासेस
जो क्लास है आज की वो डिस्टर्ब हुई है। क्लास फिर से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज की क्लास में जैसा कि मैं बता रहा था कि जेपीएससी की तैयारी की जो पूरी एक रणनीति है उसके अंतर्गत हम लोग कैरियर पावर के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर एक साथ कई दिग्गजों के साथ, कई अनुभवी शिक्षकों के साथ, जिन लोगों ने 150 से अधिक डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर आज भी जो कार्यरत हैं, इन प्रैक्टिस में बता रहा हूँ, उन सभी का आई विटनेस हम लोग बने हैं। उनकी तैयारी में हम लोगों ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, हमारा कंट्रीब्यूशन है और हमारे बच्चे इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। हम लोग आज जेपीएससी की तैयारी को लेकर एक छोटी सी बात पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्लास को मैं आगे बढ़ा दूंगा। जनरली हमारी मानसिकता क्या है, जनरली मैं देखता हूँ, उस पर सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जनरली हम लोग मान कर ये चलते हैं कि तैयारी हम लोग देखिए ऐसे करते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इसे तैयारी करते हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गया, सेकंड स्टेज हो गया और ये थर्ड स्टेज है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नहीं है तो फिर ये दोनों एग्ज़ाम्स अगर आप क्वालिफाई भी कर जाते हैं और इंटरव्यू में आपके उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं जिससे आपका रिजल्ट हो सके, तो यहाँ पर दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक कि यहाँ पर अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को हम इतना बढ़ा लें कि इंटरव्यू में हमारी डिपेंडेंसी, जो निर्भरता है, वो कम से कम हो जाए, ठीक है? पहली बात ये है। इंटरव्यू का जो सेशन होता है वो एक तरह का आपके पास विषय, सब्जेक्ट मैटर की जानकारी का एक एवोल्यूशन या आकलन करना नहीं होता है, क्योंकि आपने इस स्टेज में और इस स्टेज में ये साबित कर दिया है कि आपका सिलेबस के आधार पर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। आपने पीटी क्वालिफाई कर लिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया और सिलेबस का आपने स्टडी कर लिया, तो सब्जेक्ट मैटर पर क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी पर पूछे जाते हैं, जैसे कि आप प्रशासनिक अधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपको जिला का एक डिप्टी कमिश्नर बना दिया जाए या किसी ब्लॉक या प्रखंड में सीईओ या बीडीओ बना दिया जाए तो आप उस प्रखंड का विकास के लिए क्या क्या करेंगे, आपकी नीतियाँ क्या क्या होगी, इस तरह की चीज़ें पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आपको क्या चाहिए। एक हमने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान। ये तो भारतीय नागरिक होने के नाते भी इस पर आपका कमांड होना चाहिए। चूँकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हालांकि आप इसको मेंस पीटी में पढ़ लिए हैं, फिर भी ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक बात यहाँ पे और भी है कि इंटरव्यू जो ये सेशन है, इंटरव्यू में मैक्सिमम जो क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से पूछे जा रहे हैं। और ये स्वाभाविक भी है। अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो लोक प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण समस्याएं और चुनौतियों पर आपका कमांड होना स्वाभाविक है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है
ये बहुत कम लोग इसको जानेंगे कि आप पीटी मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। फाइनल सिलेक्शन के बाद आप चले गए ट्रेनिंग में। अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान है जहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो हजारीबाग पुलिस सेंटर चले जाते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ पढ़ाई आपकी होती है एक प्रशासनिक, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर, और इस ट्रेनिंग में आपको भारतीय संविधान की सामान्य जानकारी दी जाती है और लोक प्रशासन की एक सामान्य जानकारी आपको ट्रेनिंग के समय दी जाती है। मेरा बड़ा क्लियर फंडा है कि आपके जेपीएससी की तैयारी में, चाहे वह प्रीलिम्स हो मेंस हो, दोनों में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का जो पार्ट है उसका इम्पोर्टेंट न केवल पीटी में, न केवल मेंस में, न केवल इंटरव्यू में है, बल्कि फाइनल सिलेक्शन के बाद इन ट्रेनिंग में भी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपका पीछा भारतीय संविधान से और लोक प्रशासन से ट्रेनिंग तक में पीछा नहीं छूटने वाला है। और ट्रेनिंग के बाद जब आप फील्ड में एक अधिकारी के तौर पर आते हैं, वहाँ भी जिन समस्याओं और चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, वहाँ भी भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से हर दिन आपको सामना करना पड़ेगा। तो वहाँ भी भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। तो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, ट्रेनिंग हो, या ट्रेनिंग के बाद एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जब आपकी बहाली होगी, नियुक्ति होगी, किसी आप फील्ड में जाइएगा, तो वहाँ भी इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आज सब्जेक्ट मैटर पर और बात करते हैं कि सिलेबस है। अब यहाँ पे आते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स में देख लेते हैं। प्रीलिम्स में आप देखिएगा, इसका फॉर्मूला है 4+2। 4+2 का मतलब क्या कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आपके 4 मार्क्स जेपीएससी ने तय किया है। इसके बाद +4 है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से आपके 4 मार्क्स हैं। सॉरी, मार्क्स बोल रहा हूं, 4 क्वेश्चंस होगा, सॉरी, 4 क्वेश्चंस एंड 4 2 जा 8 मार्क्स हो गया। ये भी 4 क्वेश्चंस हो गया और 4 × 2 यानी कि 8 मार्क्स हो गया। अब एक पोर्शन इसमें और भी डाल दिया है प्रीलिम्स में, आपके जेपीएससी के सिलेबस में, वो है आपका पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यानी कि 2 × 2 = 4 मार्क्स। तो देख लीजिए कि यहाँ से 4 4 8, ठीक है, 4 यहाँ से 4 दूना 8, यहाँ से 4 8 और यहाँ से 2, यानी टोटल आपको देखा जाए तो कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? 12 हो गए ना, कि 10 हुए? पीटी में केवल इंडियन पॉलिटी से 4 हो गया क्वेश्चन और 4 दूना 8 हो गया मार्क्स। पब्लिक एडमिशन से 4 क्वेश्चंस 8 मार्क्स ना, ठीक है, और यहाँ से 2 यानी कि 4, कितना हो गया टोटल? 20 मार्क्स हो गया। तो 20 मार्क्स
प्रीलिम्स के लिए बहुत मैटर करता है। 1 मार्क से रिजल्ट इधर उधर जाता है। अब यहाँ पे देखिए परेशानी वाली बात क्या है कि जेपीएससी ने केवल ये लिख दिया कि इंडियन पॉलिटी से हम 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, ओनली 4, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कहाँ से 4 क्वेश्चंस पूछेंगे ये नहीं लिखता है। इसका मतलब ये हुआ, या इसके पीछे साइकोलॉजी जो है वो ये हुआ कि आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें आते हैं और देखते हैं कि कैसे पूरा पढ़ना होगा। अब देखिए, जैसे कि एक मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इंडियन पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, ये हमारा टॉपिक है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लोक प्रशासन व गुड गवर्नेंस एक पार्ट है, और एक पार्ट है भारतीय राज व्यवस्था व संविधान। ये 2 पार्ट है। हम लोग एक पार्ट पर बात करते हैं भारतीय संविधान पर। तो भारतीय संविधान पर बात करते हैं तो मेंस में तो सिलेबस क्लियर है, लेकिन प्रीलिम्स में सिलेबस क्लियर नहीं है। तो इसका 2 आधार हो सकता है। एक कि पीटी के लिए जो 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके लिए हम लोग मेंस में चले जाएं। और मेंस का आप देखिएगा 3rd पेपर जो है, क्या है, 3rd पेपर है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है। अब सवाल उठता है कि क्या हम मेंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी के सिलेबस के आधार पर प्रीलिम्स की तैयारी करें या फिर अलग से करें। तो इन एक्सरसाइज, इन प्रैक्टिस अगर आप देखिएगा और प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आप उठा लीजिए, तो आपको एक निष्कर्ष, एक कंक्लूजन मिलेगा कि जो मेंस का सिलेबस है उसको अगर पूरी तरह कर लिया जाए तो प्रीलिम्स में, पीटी में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। यानी कि इशारा जेपीएससी आपसे ये कर रहा है कि आप इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस चले जाइए मेंस में, गो टू मेंस, और वहाँ देखिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का सिलेबस क्या है, उसके आधार पर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कीजिए या तैयारी कीजिए। ठीक है। और मैं इन प्रैक्टिस कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। आप देखिएगा कि मेंस का जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है उससे बाहर पीटी में भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। यानी कि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है कि हम माने कि 4 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के लिए कितना पढ़ें, क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ये क्लियर हो गया कि हमको पढ़ना कहाँ से है। दूसरी चीज़ है कि सच पूछा जाए तो इसमें जो 2 क्वेश्चंस बोल रहा है पंचायती राज्य के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था, जो भारतीय संविधान के 4थे भाग के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में दिया हुआ है। इसका एक आर्टिकल है आपका 40 पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 40 है तो इसी का ना पाठ हुआ भारतीय संविधान का, फिर अलग से देने का कोई मतलब नहीं था, फिर भी जेपीएससी ने दे दिया। ठीक है। हालांकि इसके देने के पीछे का जो लॉजिक है, जो फिलॉसफी है, वो ये है कि आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फाइट कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू फाइट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि आपको अपने स्टेट का जो लोकेलिटी है उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आप झारखंड में जो भी पंचायती राज अधिनियम 2001 पारित हुआ है,
पंचायती राज अधिनियम संशोधन के साथ 2010 पारित हुआ है, उसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। स्थानीयता के आधार पर, या फिर आप बोल सकते हैं इसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के आधार पर जो पंचायती व्यवस्था है या फिर जो अर्बन सिस्टम है, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ होते हुए भी जेपीएससी ने इसे एक अलग पाठ के तौर पर पेश किया है। ठीक है, अब पंचायती राज व्यवस्था को मेंस में जाकर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमें 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना है। चूंकि आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, आप जेपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड में जो भी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड एक्ट या अधिनियम है, स्वाभाविक उसे पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया। अब एक बच गया लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है, जनरली उन सभी कैंडिडेट को जिनके एकेडमिक बैकग्राउंड में ये पार्ट नहीं रहा है। ठीक है, वैसे तो हम लोग देखा जाए तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भी अगर हमारा बैकग्राउंड आर्ट्स या ह्यूमैनिटी है तो हम लोग उसको पढ़ ही लेते हैं, 10 तक तो पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस भी थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था भी पढ़ ही लेते हैं। लेकिन प्योरली देखा जाए तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो अगर आपके एकेडमिक बैकग्राउंड में नहीं है, पॉलिटिकल साइंस, या फिर आपने पीजी नहीं किया है पब्लिक एड से, तो थोड़ा यहाँ परेशानी होती है। ठीक है, लेकिन परेशानी उस समय आती है जब आप चीज़ों से दूर भागते हैं, जब चीज़ों से आप नज़दीक आते हैं तो वो चीज़ आपकी अपनी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका सबसे प्रिय अगर कोई है आपके लिए जीवन में, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, जो भी हो, उसका मोबाइल नंबर अगर आप सेव नहीं भी करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि उसका नंबर क्या है। तो इसके पीछे साइकोलॉजी या लॉजिक ये है कि उसको आप अपना समझते हैं। जिस तरह आप इसको भी अपना समझिएगा तो ये भी आपका अपना हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल फंडा है इसमें। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का जो पार्ट है वो जेपीएससी का सिलेबस में जाइए आप। मेंस का जो 3rd पेपर है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, वहाँ देखिएगा। भाई मेंस के सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ है ना कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी का जो 3rd पेपर है वो आपका इंडियन पॉलिटी का जो पोर्शन होगा उसमें ऐसा दिया हुआ है। देखिए, ये फॉर्मूला है, यानी कि 80 मार्क्स का जो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, वो प्राय सिलेबस कहता है कि 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इसको आपको 2 सॉल्व करना है। 40 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, तो ये 80 हो गया। इसके बाद ये जो 20 दिख रहा है वो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या होगा कि इसमें 10 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू रहेगा, 10, और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो इक्वल टू मार्क्स रहेगा, तो ये हो गया 20। तो मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आपका हो गया। इसी तरह इसमें भी है 80 + 20, 80 मार्क्स क्या रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव में क्या रहेगा कि 6-7 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स का, आपको केवल 2 अटेम्प्ट लेना है। और यहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में 10 क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, तो 20 मार्क्स हो गया। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपकी पीछा मेंस में भी नहीं छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रीलिम्स की तैयारी करते समय, ठीक है, मेंस के सिलेबस को आधार बना लें, तो न केवल प्रीलिम्स की हमारी तैयारी हो जाएगी, बल्कि मेंस में जो भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी में और 20 मार्क्स के क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में पूछे जाते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा एक ये
कहना है रणनीति के साथ। अगर आप एक इरादा, अपना इंटेंशन बना लिए हैं कि आपको ये करना है, तो आपकी तैयारी इसी तरह होना चाहिए। ठीक है, हमने पहले ही बताया कि पहले पीटी नहीं, फिर पहले उसके बाद मेंस भी नहीं, फिर इंटरव्यू भी नहीं। पहले अपना व्यक्तित्व बनाइए एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, तो पहले इंटरव्यू, फिर मेंस और फिर पीटी। अगर आप उल्टा दिशा में चलेंगे तो अब देखिएगा कि ये दोनों की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, दोनों की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, हम लोग आगे आते हैं और फिर बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो क्या कहता है, जो जेपीएससी ने खुद तैयार किया है। ठीक है, ये चौथा पेपर है जी, वो थर्ड बोर्ड है ना, थर्ड तो ज्योग्राफी है। ये चौथा पेपर है आपका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। और तो थर्ड पेपर है वो आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। फर्स्ट पेपर सभी जानते हैं, हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है, सेकंड पेपर लैंग्वेजेस है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ जेपीएससी के ही शब्दों में, कि टोटल मार्क्स 200 का होगा, जो आपका फोर्थ पेपर होगा मेंस का, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें लिखता है द क्वेश्चन पेपर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, one of Indian Constitution and Polity and the other one on Public Administration and Good Governance, each of 100 marks। यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 100 मार्क्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में 100 मार्क्स। और मैंने बताया 80 सब्जेक्टिव और 20 ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि फिर लिखता है इसमें कि द compulsory questions of this section covering the entire syllabus of the concerned section shall have 10 objective type questions। मैंने बताया कि फोर्थ पेपर में जिसका संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के साथ लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस है, उसमें जो मैंने बताया एकदम सिंपल है कि 100 का दोनों है। यानी कि टोटल जो फोर्थ पेपर है वो 200 मार्क्स का है। 200 में 100 मार्क्स हो गया आपका इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, 100 हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस का, 100 फिर आइए पॉलिटी की तरफ, तो 80 मार्क्स सब्जेक्टिव हो गया, 40 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेने हैं। और इधर 10 क्वेश्चंस हो गया एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, वो 10 रहेंगे और मार्क्स रहेगा 20, तो 80 + 20 और उधर भी 80 + 20, तो टोटल आपके 200 हो गए। ठीक है, अब सिलेबस पर मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं ना, कि इंडियन, मैंने पहले ही बताया कि मेंस के सिलेबस को बेस बनाकर अगर प्रीलिम्स की तैयारी किया जाए तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। इसके पीछे मैंने एक लॉजिक भी दिया है, एक फिलॉसफी भी है कि प्रीलिम्स में जो सिलेबस दिया है इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस का, वहाँ इस बात के लिए कोई सेक्शनाइज नहीं किया है कि हम कहाँ से क्या पूछेंगे। अब भारतीय संविधान से 4 पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, संविधान तो बहुत बड़ा है। आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रिम्बल को हम फोकस्ड करें, फंडामेंटल राइट्स को करें, मौलिक अधिकार को करें, प्रेसिडेंट को करें, पार्लियामेंट को करें, इमरजेंसी पावर को करें, या स्टेट लेजिस्लेचर को करें, जुडिशरी को करें या जुडिशियल एक्टिविज्म को करें, नहीं पता चलेगा। लेकिन इसी को जाकर मेंस का सिलेबस को आप सामने रख लीजिए और उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए तो पीटी की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मेंस का सिलेबस बेस्ट होना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली मेंस की तैयारी हो जाएगी। तो मेंस के सिलेबस को बेस्ट कीजिए। ठीक है, हमारा जो फोर्थ पेपर है, चौथा पेपर, वो है आपका भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस। तो पहले हम लोग आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान।
इसमें अब यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। 80+20 का जो फॉर्मूला है वो हमने क्लियर कर दिया है। अब देखिए सिलेबस क्या कहता है इसमें, ये कहता है कि प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको पढ़ना है, प्रीम्बल। अब ये नहीं लिखता है कि प्रीम्बल के आगे क्या, वो आगे सीधा लिखता है कि सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट फिलॉसफी बिहाइंड इट, यानी कि भारतीय संविधान के संदर्भ में जो प्रीम्बल प्रस्तावना या उद्देशिका है उसके अंतर्गत हम लोगों को सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, और एक है सोशलिस्ट समाजवाद, ये तीन को फोकस करना है और इसके पीछे जो दार्शनिक आधार है उसको देखना। ये पहला टॉपिक हुआ। अब इसमें से मान लिया जाए कि किसी एक टॉपिक को उठा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको ना, एक इंसिडेंट, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं पेश कर रहा हूं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि पहला ही टॉपिक ले लीजिए जो प्रीम्बल है, प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना में तीन चीज़ें पढ़नी है आपको, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और एक लोकतांत्रिक या लोकतांत्रिक व्यवस्था, तीन चीज़ें हैं। अब इसकी तैयारी आप कैसे कीजिएगा? प्रीम्बल की तैयारी आप कर रहे हैं तो प्रीम्बल की तैयारी के लिए आपको कहाँ जाना होगा? आपको यहाँ देखना होगा कि प्रस्तावना, क्योंकि तैयारी हमारी मेंस के साथ प्रीलिम्स की भी हो रही है ना, तो सारे फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। हम सीधे जाके नहीं पढ़ेंगे सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, हम प्रीम्बल में आएंगे ताकि हमारा पीटी मेंस दोनों का मकसद पूरा हो जाएगा। अब प्रीम्बल में आके देखेंगे तो कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस है उसको हम लोग गेन कर लेंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप देखिएगा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में प्रीम्बल को इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तुत किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रीम्बल को अपनी स्वीकृति दे दी। 26 नवंबर 1949 को प्रीम्बल को एडॉप्ट कर लिया गया। ये तीन चीज़ हो गया बाहर का चीज़। अब सवाल उठता है कि प्रीम्बल भारतीय संविधान का पार्ट है या नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के दो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। एक है इन बेरूबेरी मुकदमा 1960 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि प्रीम्बल इज नॉट एन इम्पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट डजंट हैव पावर टू अमेंड इन प्रीम्बल रिगार्डिंग द आर्टिकल ऑफ 368। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद 1973 में एक और मुकदमा आया, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इन बेरूबेरी वाले कांड को उलट दिया और कहा कि संसद को ये अधिकार है कि वह आर्टिकल 368 के अंतर्गत प्रीम्बल में संशोधन कर सके। लेकिन इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त लगा दी और वह शर्त था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा। इसमें कहा गया कि संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत प्रस्तावना या संविधान के दूसरे भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई भी ऐसा बदलाव या संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि पूरे संविधान प्रभावित हो। तो इस शर्त के साथ प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति संसद की स्वीकार कर ली गई। इंदिरा गांधी तो वेटिंग लिस्ट में थी। 73 में ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और ठीक 76 में 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 पारित हो गया पार्लियामेंट से। अब प्रीम्बल में 3 शब्द जोड़ दिए गए,
पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जोड़ दिया गया, जो आपको पढ़ना है यहाँ पे। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं मेंस का, किसी एक टॉपिक को ले लिए, तैयारी ऐसी कीजिए ताकि मेंस और प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब आपका कवर हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैं एक बात करता हूँ, प्रीम्बल में एग्जाम्पल में ले रहा हूँ ना कि एक समाजवाद हम लोगों को पढ़ना है, सोशलिज्म। ठीक है, समाजवाद यानी कि सोशलिज्म पढ़ना है। मैं इसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं कि समाजवाद का सेंस क्या है। समाजवाद आया कहां से? समाजवाद जो वर्ड है ना, ये आता है कार्ल मार्क्स से, और कार्ल मार्क्स से पहले एक बहुत बड़े स्कॉलर विद्वान हुए रॉबर्ट ओवन, जिनको समाजवाद का फाउंडर या फादर कहा जाता है। समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक है स्वप्नदर्शी समाजवाद, यूटोपियन सोशलिस्ट, और एक होता है वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिस्ट या सोशलिज्म। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो स्वप्नदर्शी समाजवाद है वो केवल और केवल सैद्धांतिक तौर पर समाजवाद के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, इन प्रैक्टिस नहीं चाहता है। जबकि समाजवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने किया, जिसे हम मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म के नाम से भी जानते हैं। समाजवाद वास्तव में एक ऐसे राज्य की परिकल्पना करता है जो भलाई का उपकरण हो, राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देता हो, उत्पादन के साधन, उसके वितरण और विनिमय पर समाज का स्वामित्व हो या राज्य का नियंत्रण हो। यह है सोशलिज्म। एक और वर्ड आता है जो भारत में एडॉप्ट किया गया है, इसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक जो भी हमारा उद्देश्य या लक्ष्य है उसे समाजवादी तरीके से हम एडॉप्ट करें या अपनाएं, इसे हम कहेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद। सही मायने में पूछा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत ना, उसका अंतिम जो लक्ष्य है ना वो कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है, और इस वेलफेयर स्टेट के साथ कनेक्टेड है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो ये समाजवाद का मैंने एग्जाम्पल दिया कि समाजवाद आया कहाँ से, भारत में समाजवाद का क्या सेंस है, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन के लिए समाजवाद क्या था, भारतीय कंटेस्ट में, इंडिया के कंटेस्ट में सोशलिज्म के क्या मायने हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इंडिया में क्यों है, मार्क्सिज्म इंडिया में क्यों नहीं है। नेशनल मूवमेंट के दौरान जितने भी सोशलिस्ट हुए, चाहे वो पंडित नेहरू हो, जयप्रकाश नारायण हो, नरेंद्र देव हो, अच्युत पटवर्धन हो, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हो, ये सभी भारत में मार्क्स के सोशलिज्म या साइंटिफिक सोशलिज्म को एडॉप्ट करने के पक्ष में नहीं थे। ये इंग्लैंड वाले पब्लिक वेलफेयर स्टेट से इंटरकनेक्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को एडॉप्ट करने के पक्ष में थे। तो भारत जिस समाजवाद की राह पर चलना चाहता है या चलने का प्रयास किया है शुरू से ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, वह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये आपका समाजवाद देखिए ऐसे करके क्लियर हो गया। समाजवाद से जो भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर चीज़ों को रखा है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं आपका इंडियन पॉलिटी सिस्टम में देखा जाए तो उसमें एक टॉपिक आपका है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन लिटिगेशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जो हर आए दिन देखिएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में
जनहित याचिका दायर की जाती है। न्यायमूर्ति P.N. भगवती और एक साउथ इंडिया के थे कृष्णया अय्यर, जो आपके जनहित याचिका के फाउंडर या फादर माने जाते हैं इसकी। हालांकि जुडिशियल जो एक्टिविज्म है ना और जुडिशियल रिव्यू है ना, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है जनहित या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो बार बार कोर्ट में जाता है। वास्तव में कभी आप ऐसा सोचिए, मैं एक कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, जनहित मुद्दे और एक तरफ है कानूनी मुद्दे, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी कि वो इस सिलेबस में इसको क्यों दिया हुआ है। कानूनी मुद्दे केवल संविधान और कानून के तर्ज पर मुकदमे की सुनवाई करने पर बल देता है, और जनहित मुद्दे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से जुड़ा हुआ होता है। तो ये डिफरेंस है। जब से हमारी जुडिशरी सिस्टम केवल कानूनी मुद्दे को फोकस्ड नहीं करके भारत के सामाजिक, आर्थिक मुद्दों को अपने साथ लेकर चलना शुरू हुआ, तो वहीं से जनहित मुद्दे शुरू हुए, जिसे हम न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से जानते हैं। अब वेरी सिंपल है, यहाँ पर केवल कानूनी मुद्दा। एक बात और इसमें मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि अगर आपको कोई कानूनी केस लड़ना है तो वह केस जिस व्यक्ति से रिलेटेड है वही कोर्ट जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर एक को इंसाफ चाहिए तो इसके बदले में बी भी कोर्ट जा सकता है इस मामले में। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में। तो डिफरेंस आपको दिखाना पड़ेगा। ये डिफरेंस पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केवल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना सा काम चलेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा कि सीधे एक टॉपिक मैंने बता दिया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उस पर मैंने पहले ही बात कर लिया है आपसे कि आया कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस डिसीजन में संविधान का आधारभूत ढांचे का विचार या डॉक्ट्राइन प्रस्तुत किया, इसके पीछे कोर्ट की मंशा क्या थी, ठीक है, और इसका पालन सरकार को कैसे करना पड़ता है। इसके बाद आप देखिएगा थर्ड जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज है। बहुत बड़ा टॉपिक है। अब सवाल उठता है कि फंडामेंटल राइट्स ड्यूटी के लिए हम पीटी में क्या पढ़ें और मेंस में क्या पढ़ें। तो देखिए यहाँ भी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। पहले देखिए, ये केवल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी मेरी क्लासेस चलेगी कुछ दिन तक, मैं तैयारी पर ही केवल बात करूँगा, एक क्लास में संभव नहीं है, ये 4-5 क्लास में होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, तब क्या करना होगा, और अगर मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ तो ये दोनों टॉपिक के लिए हमें करना क्या होगा। यही समस्या होती है, यही चुनौती होती है, सभी के साथ होती है, केवल आपके साथ नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अगर हम लोग पीटी या प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं मौलिक अधिकार और कर्तव्य में, तो क्या करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस क्वेश्चंस को उठाइए और देखिए कि उसमें फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके एक जगह कीजिए, इससे क्वेश्चंस पूछे जाने का स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा। वैसे तो हम लोग क्लास में कराएंगे ही, इसके बाद आप अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। अगर हम मौलिक अधिकार और कर्तव्य को पढ़ रहे हैं तो एकदम स्टार्ट कीजिए सोर्स से। इसका सोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका सोर्स पूर्व सोवियत संघ है, ये संविधान का मौलिक पार्ट नहीं है, ये पार्ट है, ये बाद में जोड़ा गया, ठीक है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर 1976 में
पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट बिल लाया था, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। तो इसमें जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्य। फिर उसके बाद 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया और फिर एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो 10 + 1 बराबर वर्तमान में हमारा 11 ड्यूटीज है। ठीक है, यहाँ पर 42वें संशोधन में 10 और 86वां में 1, तो 11 हो गया। 11 कौन कौन है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है। हम मौलिक अधिकार का अगर हमारा उल्लंघन होता है तो वी हैव पावर टू गो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड रिगार्डिंग द आर्टिकल ऑफ 226 फॉर हाई कोर्ट, जा सकते हैं ना। ठीक है, केवल लेकिन कर्तव्य के मामले में हम कोर्ट जा सकते हैं, कर्तव्यों को लागू कराने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये तो अपनी अंतःकरण का मामला है, इसके पालन करने में कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हाँ, आर्टिकल 35 के तहत पार्लियामेंट किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए जरूरी कर दे और नहीं करने पर दंड का व्यवस्था कर दे, तब हम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। अब फंडामेंटल हम लोग राइट्स पढ़ रहे हैं, तो पीटी के दृष्टिकोण से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो करना क्या चाहिए। इसमें एक बात ये है कि फंडामेंटल राइट्स में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल देखिएगा। फिल्म्स आप देख रहे हैं, हम लोग मूल अधिकार पर बात कर रहे हैं। सिलेबस रख लिए हैं मेंस का सामने, मौलिक अधिकार को खोल लिए। पहला काम क्या मैंने बताया, प्रीवियस का क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड का पता चल लिए कि कैसा कैसा का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना बार कितना क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रीलिम्स की तैयारी करना है तो क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले स्टैंडर्ड बुक्स या जो यहाँ तैयारी कराई जा रही है उस पर विश्वास करना होगा, उसको लेकर चलना होगा, MCQ करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, टेस्ट देना होगा, प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देखते चला जाना होगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं बता रहा हूँ कि मौलिक अधिकार प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना होगा, इसको ऐसे बांटते हैं। पहला पार्ट में एक्सटर्नल देखेंगे, बाहरी तत्व क्या है भाई। तो बाहरी तत्व में देखिएगा कि आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35 ये बाहरी है, इसको हम बोलते हैं बाहरी। क्यों, क्योंकि 6 जो हमारे मौलिक अधिकार है ना, 6 पहले 7 था, याद है ना, पहले 7 था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 में, यानी कि मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार के समय एक आर्टिकल था 31 संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके जगह पे एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया 300A। अब 31 समाप्त, इसके जगह पे ये, अब 31 में संपत्ति का अधिकार समाप्त, अब संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक कानूनी अधिकार रह गया। तो इसकी समाप्ति के बाद ना कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई। ठीक है, अब आप पूछिएगा कि सर हमको एक चीज़ बताइए कि 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत एक शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया है ना, जो आर्टिकल 21A में है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कहा गया है। तो सवाल उठता है कि 21A पहले से था, 21A कहीं बाहर से नहीं आया, उसमें केवल A जोड़ दिया गया, इसलिए मौलिक अधिकारों की संख्या नहीं बढ़ी, यहाँ टोटली समाप्त कर दिया गया, इसलिए घटकर ये 6 हो गया। अब सवाल है कि आर्टिकल 19 में भी पहले 7 प्रकार के अधिकार थे, यहाँ खत्म हुआ संपत्ति का अधिकार, तो यहाँ भी खत्म हो जाएगा। तो 19 में 8% 6 अधिकार रहेंगे, तो यहाँ खत्म तो यहाँ भी खत्म, ऐसे समझना होगा चीज़ों को। ठीक है,
अब देखिए कि मैं बता रहा हूं कि ये सारा चीज हो गया, ये हो गया बाहरी। अब आ जाएंगे जो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 आर्टिकल में, ठीक है, 25 से 28 है। 29, 30 क्या है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 31 तो हटा दिया गया मोरारजी देसाई के समय, बच गया एक 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था, ठीक है। तो ये चीज ऐसे हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिए, टोटल 6। अब इतना में भी काम नहीं चलेगा, अब इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं, चाहे वो 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य का मुकदमा, जिसमें पहली बार 1951 के पहले संवैधानिक संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई, या फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान गवर्नमेंट 1965, या 1968 का गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, या 1973 का केशवानंद भारती, या फिर 1980 का मिनर्वा मिल्स, ये सारे कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब देखना पड़ेगा, तब आप जाकर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी पूरी होगी। मैंने केवल एक इंसिडेंट उठाकर चीज़ों को एक्सप्रेस करने का प्रयास किया है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट भी है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, उसको भी उसी तरह पढ़िए। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको समझिए। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। अगर कोर्ट जा सकते मौलिक अधिकार की तरह, तो आर्टिकल 44 को जो सिविल कोड है वो कब का लागू करा लेते हैं, सरकार करा लेती। जो मौजूदा सरकार है वो तो कटिबद्ध है, कमिटेड है, नरेंद्र मोदी की सरकार। तो कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के फेवर में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट को दी गई है। लेकिन हाँ, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार आर्टिकल 44 के मामले में नरसिम्हा राव की सरकार के समय सरकार को ही कोर्ट बुला लिया था कि अभी तक 44 को आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट को जब एहसास हुआ कि अरे भाई 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का पार्ट है और इसे इम्प्लीमेंट करना राज्य की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले ही बार कह दिया कि ये राज्य का मामला है भाई, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला है, हमने जो बुलाया था वो हमारी गलती थी। तो डिफरेंसेस जब आप पढ़ रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज, तो तीनों में डिफरेंस को पहले देखिए। देखिए डिफरेंस कीजिएगा ना, या फिर सिमिलरिटीज, समानताओं पर डिस्कस कीजिएगा, तो प्रीलिम्स के साथ आपकी मेंस भी कवर होगा। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को उसके आर्टिकल्स के हिसाब से क्लासिफाइड कर दीजिए, जैसे कि सामाजिक आर्थिक निर्देशक तत्व, इसके अलावे पर्यावरण, वन्य जीवन, वाइल्ड एनिमल्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से है, कार्यपालिका न्यायपालिका के अलगाव से है। तो आप क्लासिफिकेशन कर लीजिए। और यहां पर भी सरकार के आधार पर, खासतौर से इंदिरा गांधी के समय, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट को फंडामेंटल ड्यूटीज के कंपैरिजन में प्रायोरिटी देने के मामले में, प्राथमिकता देने के मामले में बड़ा एक संवैधानिक और संसदीय बहस चला। यहाँ कार्यपालिका वर्सेस जुडिशरी बहुत भयानक रूप ले लिया था जब पहली बार 1968 में गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन ही नहीं कर सकती है रिगार्डिंग आर्टिकल 368। बहुत बवाल हुआ। बाद में केशवानंद भारती के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकता है भाई, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना होगा। 1980 में आया कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो एक दूसरे का विरोधी नहीं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। ये बोल दिया सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स के मुकदमे में, एकदम क्लियर बोल दिया 1980 में। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी टॉपिक को मेंस में जाकर सर्च कीजिए और उसकी तैयारी प्रीलिम्स के आधार पर कीजिए, ताकि आपकी तैयारी एक साथ प्रीलिम्स और मेंस का हमेशा होती रहे। हमेशा होती रहे। अब देखिए आगे आपका जो है वो है आपका यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब यूनियन गवर्नमेंट में उसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। अगर हम लोग मान लिया जाए कि यूनियन गवर्नमेंट हम लोग देख रहे हैं, अब यूनियन गवर्नमेंट में देखिएगा सिलेबस में 3 पार्ट दिया हुआ है। एक है लेजिस्लेचर, विधायिका यानी कि विधायिका। एक क्या है एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, और एक जुडिशरी न्यायपालिका। जब हम इसकी तैयारी कर रहे हैं तो दोनों लेवल पे कर ले भाई, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कर लें, मेंस भी हो जाएगा पीटी भी हो जाएगा। यहाँ आते हैं तो यूनियन लेवल पे हम राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री भी देख लें, स्टेट में जाकर गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भी देख लें। यहाँ आ जाएं हम तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक साथ देख लें। समय का भी बचत और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो गई। इसके बाद आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जैसे शुरू करते हैं तो हमने पहले ही बता दिया। इसके बाद है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, केंद्र राज्य संबंध, और वो भी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, यानी कि विधायी कानून बनाने के मामले में केंद्र राज्य का जो रिलेशन है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और एक अवशिष्ट सूची है, वो पूरा हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। फिर उसके बाद वित्तीय संबंध भी हम लोगों को देखना है, फिनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे कि प्लानिंग, पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन। कब अस्तित्व में आया था प्लानिंग कमीशन? 15 मार्च 1950। उसके बाद आया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका डेट क्या है? 6 अगस्त 1952। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 2015 में प्लानिंग कमीशन को नरेंद्र मोदी ने डिसॉल्व कर दिया। इसके जगह 1 जनवरी 2015 को क्या आया? नीति आयोग। तो नीति आयोग और पहले के प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या था? प्लानिंग कमीशन में इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट में स्टेट का रोल नहीं के बराबर था, लेकिन नीति आयोग जिस बेस पर टिका हुआ है वो है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद, यानी कि अब सीएम की भूमिका इंपॉर्टेंट हो गई है। हाँ ठीक है, तो अब क्या है कि सहकारी संघवाद के तर्ज पर नीति आयोग आया है, यानी कि प्लानिंग के मामले में अब सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्टेट गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी लगभग समाप्त हो गई है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर ये देख लेते हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके, और स्टेट है तो देना पड़ेगा, जैसे कि शेड्यूल्ड एरियाज है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज है,
तो यानी कि आपको 5th एंड 6th लिस्ट पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा, स्वाभाविक है। फिर उसके बाद है इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि संविधान में आपातकालीन शक्तियां। कभी आपने सोचा है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच जो इमरजेंसी पावर दिए गए हैं वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, और उसी संविधान का फ़ायदा उठाकर हिटलर ने जर्मनी में तानाशाह बन गया, लोगों की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया। तो सवाल तो उठता है कि भाई हिटलर ऐसा किया और ऐसा एग्जाम्पल हमारे संविधान निर्माताओं के पास था, फिर भी संविधान निर्माताओं ने जर्मनी से ही इस पावर को क्यों अडॉप्ट किया? ये सवाल कोई भी पूछ सकता है, कोई अगर जानकार है तो क्वेश्चन भी आता है। तो इसके पीछे कारण ये दिया कि स्वतंत्रता के बाद लगभग 563 छोटे छोटे देसी रियासत थे, सबको एक जगह रखना बहुत बड़ी चुनौती थी पटेल के लिए। जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का एग्जाम्पल सबके पास था। तो संविधान निर्माताओं ने ये देख लिया कि भविष्य में कोई भी राज्य केंद्र से अलग होने की बात सोचकर देश की एकता, अखंडता को चुनौती न दे, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया। और ये सही भी साबित हुआ। आप देखिए ना, 1980 में देखिए, 1980 में जब पंजाब में खालिस्तान आतंकवाद का उदय हुआ, पंजाब भारत से अलग होने की राह पर चल पड़ा, इंदिरा गांधी को मजबूरन ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। स्वर्ण मंदिर में सेना घुस गई, तमिलनाडु यदा कदा भारत से अलग होने की धमकी देता रहता है, जम्मू कश्मीर से तो आप लोग परिचित ही हैं। तो इन चुनौतियों से ये बात साफ हो गई कि आखिर इमरजेंसी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों दिया। अब इमरजेंसी पावर की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस का सिलेबस सामने है, पीटी का सिलेबस को सामने ले आइए, कुछ नहीं करना है, इसका स्रोत से उठाइए। संविधान में क्या क्या प्रोविजन है 3 पार्ट में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे हैं तो किन परिस्थितियों में इसको लगाया जा सकता है, संसद का अनुमोदन किस कंडीशन पर होता है, अभी तक 352 कब लागू हुआ है। अब सवाल उठता है, जैसे कि देखिएगा आप 1965 एक है, 1962 है, 1971 है, ये भारत का युद्ध का समय है। भारत चीन युद्ध, पाकिस्तान भारत युद्ध, पाकिस्तान भारत युद्ध। अब 1962 में आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट किया गया, डिक्लेयर किया गया। ये 65 में नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि समाप्ति नहीं हुआ था, इसलिए 65 में रह गया। 65 में क्यों नहीं हुआ, अगर कोई पूछता है तो आपको बताना होगा। फिर 1975 में आंतरिक गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से इंदिरा गांधी ने शुरू कर दिया। तो प्रीलिम्स के लिए कंसेप्ट और फैक्ट, और मेंस के लिए कंसेप्ट एंड फैक्ट दोनों की जरूरी है। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है तो कंसेप्ट आपके पास नहीं होगा। आप मान लिया जाए कि आप अगर आर्किटेक्ट हैं, आप डिजाइन कर रहे हैं घर का, तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए ना, तब ना आप घर बनाइएगा। मटेरियल ही नहीं रहेगा तो घर कैसे बनेगा। एक इंजीनियर कागज पर तो घर बना लेगा, लेकिन उसको ज़मीन पर उतारना होगा तो बालू, सीमेंट, छड़ सब चाहिए ना। बालू, सीमेंट, छड़ क्या है? आपका फैक्ट है, ठीक है। और जो डिजाइन किया हुआ है घर का या किसी बिल्डिंग का, वो आपका कंसेप्ट है। तो दोनों आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा कुछ स्पेशल टॉपिक्स भी है, जैसे कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग पढ़ना है।
जिसका मेंशन आर्टिकल 148 में है। कैग को पब्लिक एक्सपेंडिचर का वॉच डॉग कहा जाता है, रात्रिकालीन प्रहरी है वो भारतीय खर्च का, भारतीय व्यय का। जब हम लोग पढ़ेंगे ना पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट्री कमिटीज, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, जो संसद द्वारा विभिन्न विभागों को धन के लिए बजट के दौरान धनराशि मुहैया कराई जाती है, उसकी कंट्रोल करती ये कमेटियाँ। और ये सारी कमेटियाँ इसी कैग के रिपोर्ट को आधार बनाकर लोक व्यय की जांच करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन आता है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अब इलेक्शन कमीशन का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 324, 326 में तो राइट टू वोटे है, मताधिकार है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा? दोनों को मैं बना देता हूँ मेंस में। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का चुनाव कैसे किया जाता है और इसकी कार्य प्रणाली की विवेचना करें, मेंस हो गया। उसी का अंदर का सारा पार्ट अच्छा से डेकोरेट कर लिए तो पीटी हो गया। उसके बाद आ गया इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन की संरचना, स्ट्रक्चर और उसका जो रोल है, दोनों पढ़ लिए, दोनों क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स भी पढ़ लिए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, ये लास्ट टॉपिक है आपका। ये जो टॉपिक है ना, वो टोटली पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कोई मतलब नहीं है। और जनरली मैं देखता हूं कि इस टॉपिक को लोग पढ़ाते ही नहीं हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख लीजिए आप, इंडियन पॉलिटी का कोई भी किताब उठा लीजिए, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के मामले में बहुत कम जानकारियाँ दी गई हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं एक दो बात करता हूँ। जैसे कि मान लिया जाए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप ए हैं, आप एक साथ कई प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह के मेंबर बन सकते हैं, चाहे वो छात्रों का संगठन हो, वकीलों का संगठन हो, व्यापारियों का संगठन हो, उद्योगपतियों का संगठन हो। लेकिन क्या एक साथ आप कांग्रेस और बीजेपी का मेंबर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। यानी राजनीतिक दल की सदस्यता एक ही लेना होगा और प्रेशर ग्रुप की सदस्यता आप कई ले सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करता है कि चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करती है, चुनाव जीत जाने के बाद अगर मेजॉरिटी मिल जाती है तो सरकार बनाती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जीतने में जो फंडिंग करता है वो प्रेशर ग्रुप होता है। ब्लैक मनी जो चलता है ना चुनावों के दौरान, वो आता कहाँ से? ये लोग देते हैं, दबाव समूह वाले लोग देते हैं। वो सीधे कैंडिडेट नहीं देते हैं, चुनाव में खड़ा नहीं होते हैं, सरकार बनाना नहीं चाहते हैं दबाव समूह वाले लोग, लेकिन सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे मान लिया जाए कि बीजेपी की सरकार बन गई। अब बीजेपी की सरकार को चुनाव में जीतने के लिए जितने भी दबाव समूह ने हेल्प किया है, बीजेपी अब उसके लिए सोचेगी कि नहीं सोचेगी? और नहीं सोचेगी तो क्या करेगा? ये दबाव बनाएगा, उसी को बोलते हैं दबाव समूह। वास्तव में दबाव समूह जो वर्ड है ना, वो इंग्लैंड के एक विद्वान थे, 1908 की बात है, इसका नाम था आर्थर बेंटली। प्रेशर ग्रुप का फादर इसी व्यक्ति को बोला जाता है। और ये प्योरली पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो जब हम क्लासेस में शुरू करूँगा डिटेल, इसमें मैं कम से कम 4-5 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ। ठीक है, अब एक सेक्शन बच गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। इसकी तैयारी हम कैसे करें? ठीक है, और अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि 4th पेपर जो आपका है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान तथा लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस, उसके लिए कौन कौन से रिकमेंडेड बुक्स है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि लोक प्रशासन और गुड गवर्नेंस की तैयारी कैसे करें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।